साल 1939 में दुनिया ने एक बड़ा बदलाव देखा। सोवियत यूनियन, जो कि डेकेड्स तक अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, बिखार गया। इस ऐसे में हम सोवियत यूनियन के इस खत्म होने के पीछे के कई कारणों को एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल क्रैक्स की, और उन एक्सटर्नल प्रेशर्स की जिन्होंने इसके इंटरनल स्ट्रगल्स को और बढ़ा दिया। सोवियत कोलैप्स के रीजंस को समझकर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज और बदलते हुए वर्ल्ड के साथ अडेप्ट करने की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। सोवियत यूनियन के खत्म होने का एक बड़ा रीजन था उसका कमजोर इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम इनएफिशिएंट और अनसस्टेनेबल हो चुका था। लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जैसे खाना और कपड़े भी मुश्किल से मिलते थे, जिसके चलते लंबी लाइंस और फ्रस्ट्रेशन आम बात थी। ये कमी दिखाती है कि सरकार की प्रायोरिटीज और सिटीजन्स की नीड्स में कितना अंतर था। सोवियत यूनियन ने हैवी इंडस्ट्री और मिलिट्री प्रोडक्शन पर इतना फोकस किया कि दूसरे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पीछे रह गया। वेस्ट के साथ टेक्नोलॉजी का गैप बढ़ता गया और सोवियत इकोनॉमी कंपटीशन में पीछे रह गया। सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक वोज सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं थी, ये इस बात का सबूत थी कि वो अपने लोगों की बेसिक नीड्स और एस्पिरेशंस को पूरा करने में फेल हो चुका था, जिससे डिसकंटेंट के बीज बोए गए, जिससे तज को बेन करने का था। इकोनॉमी के अलावा सोवियत यूनियन पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस से भी जूझ रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर पर इतनी सख्ती से कब्जा कर रखा था कि कोई भी डिसेंट नहीं कर सकता था, जिससे डर और दमन का माहौल बन गया था। पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी ने रिजेंटमेंट पैदा किया और सोवियत सिस्टम की लेजिटिमेसी को कमजोर कर दिया। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की ऑफिशियल आइडियोलॉजी अब पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को अपील नहीं कर रही थी। गोर्बाचोव की ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका पॉलिसीज हालांकि इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन इनएडवर्टेंटली इन्होंने आलोचना और डिसेंट के द्वार खोल दिए। सेंसरशिप में ढील देने से दबी हुई शिकायतें सामने आने लगीं, जिससे सोवियत सिस्टम और कमजोर होता गया। सिस्टम जो कभी अटूट लगता था, अब अपने ही अंतर्विरोधों के भार तले क्रम्बलिंग हो रहा था। जहां एक तरफ सोवियत यूनियन अपने इंटरनल इश्यूज से जूझ रहा था, वहीं उसे एक्सटर्नल प्रेशर्स का भी सामना करना पड़ रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दशकों से चला आ रहा कोल्ड वॉर सोवियत इकोनॉमी पर भारी पड़ रहा था। आर्म्स रेस में बहुत रिसोर्सेज खर्च हो रहे थे, जिनका इस्तेमाल देश की दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता था। वेस्ट के साथ कंपटीशन सिर्फ मिलिट्री माइट तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आइडियोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और कल्चरल इन्फ्लुएंस तक फैला हुआ था। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ने सोवियत यूनियन के प्रति और आक्रामक फॉरेन पॉलिसी अपनाई और दुनिया भर में एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट दिया। ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बढ़ने का मतलब था कि सोवियत यूनियन अब ग्लोबल इकोनॉमी से अलग थलग नहीं रह सकता था। सोवियत सिस्टम अपनी रिजिड सेंट्रल प्लानिंग के साथ इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कंपीट करने के लिए तैयार नहीं था। कोल्ड वॉर प्रेशर्स और ग्लोबलाइजेशन ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिसका सामना करने के लिए सोवियत यूनियन तैयार नहीं था। 1950 में गोर्बाचोव के सत्ता में आने ने सोवियत हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। देश की खराब हालत को पहचानते हुए गोर्बाचोव ने सोवियत सिस्टम को फिर से मजबूत बनाने के लिए एक एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया। उनकी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका पॉलिसीज का मकसद पॉलिटिकल ओपननेस और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग को बढ़ावा देना था। हालांकि ये रिफॉर्म्स भले ही नेकनियती से लाए गए थे, लेकिन बहुत देर से और नाकाफी साबित हुए। ग्लासनोस्ट ने आलोचना और डिसेंट की बाढ़ हिला दी जो दशकों से दबी हुई थी। सोवियत लोग जो लंबे समय से चुप रहने के आदी हो चुके थे को अचानक आवाज मिल गई और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी फ्रस्ट्रेशंस को जाहिर करने के लिए किया। पेरेस्ट्रोइका को एंट्रेंच्ड ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट्स के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और यह ट्रैक्शन गेन करने के लिए संघर्ष करता रहा। ये रिफॉर्म्स सोवियत इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने की बजाय
एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हुए नए प्रॉब्लम्स पैदा करते दिखाई दिए। गॉर्बाचोव की सोवियत सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिशें हालांकि साहसिक थीं, लेकिन अल्टीमेटली बैकफायर कर गईं। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने कोल्ड वॉर के अंत और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। दो सुपर पावर्स वाला बाइपोलर वर्ल्ड अब खत्म हो गया था। यूनाइटेड स्टेट्स एकमात्र सुपर पावर बनकर उभरा। सोवियत यूनियन के कोलैप्स का फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। कई देशों के लिए कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन एक मुश्किल प्रक्रिया साबित हुई। बर्लिन वॉल का गिरना जर्मनी के रीयूनिफिकेशन का रास्ता साफ कर दिया। यह रीयूनिफिकेशन यूरोप के फ्यूचर और पावर बैलेंस के बारे में सवाल खड़े कर दिए। सोवियत यूनियन का कोलैप्स आज की ग्लोबल चैलेंजेस को समझने के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। सोवियत का अनुभव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के महत्व और गवर्नमेंट्स के लिए अपने सिटीजन्स की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। बेसिक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में सोवियत इकोनॉमी की विफलता और बदलती हुई ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अडेप्ट करने में उसकी अक्षमता ने उसके डाउनफॉल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सोवियत कोलैप्स पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के महत्व और डिसेंट को दबाने के खतरों को रेखांकित करता है। कुछ समय के लिए स्टेबिलिटी बनाए रखने के बावजूद पावर पर कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूत पकड़ अल्टीमेटली अनसस्टेनेबल साबित हुई। सोवियत का अनुभव एक नेशन की डेस्टिनी को आकार देने में एक्सटर्नल फैक्टर्स के रोल को भी उजागर करता है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोल्ड वॉर राइवलरी और ग्लोबलाइजेशन के दबाव ने सोवियत सिस्टम पर भारी दबाव डाला। सोवियत यूनियन के पतन के कारणों को समझने से हमें 21वीं सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस के अलावा सोवियत यूनियन के कोलैप्स का आम लोगों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। लाखों लोगों ने अपने जीवन को उलट-पुलट होते देखा, क्योंकि सोवियत सिस्टम के परिचित ढांचे उनके आसपास ढह गए। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में परिवर्तन ने बहुतों के लिए आर्थिक तंगी ला दी, क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया और बेरोजगारी बेरिएच गई। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के कारण कई फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में नेशनलिज्म और एथनिक टेंशन्स का भी पुनरुत्थान हुआ। लंबे समय से दबी हुई शिकायतें फिर से सामने आ गईं, जिससे कॉकेसस और सेंट्रल एशिया जैसे क्षेत्रों में संघर्ष और अस्थिरता फैल गई। ये कहानियां विपत्ति के समय मानव भावना की रेजिलियंस को उजागर करती हैं। सोवियत कोलैप्स के बाद फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रशिया के सामने एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाने का चुनौतीपूर्ण काम था। कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में परिवर्तन टुमल्चुअस साबित हुआ, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और सोशल अपहीवल से चिह्नित था। ओलिगार्क्स का उदय, जिन्होंने स्टेट एसेट्स के प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से अपार संपत्ति अर्जित की, ने रिजेंटमेंट को बढ़ावा दिया और एक फेयर और इक्विटेबल सोसाइटी के निर्माण की चुनौतियों को उजागर किया। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रशिया ने एक अधिक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाते हुए ग्लोबल स्टेज पर खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश की है। 2014 में क्राइमिया पर कब्जा और यूक्रेन में चल रहा संघर्ष वेस्ट के साथ तनाव बढ़ रहा है। सोवियत कोलैप्स के बाद से रशिया का ट्रेजेक्टरी प्रोग्रेस और सेटबैक्स दोनों से चिह्नित रहा है। देश ने अपनी इकोनॉमी को विकसित करने और कई नागरिकों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स में सुधार करने में प्रगति की है। सोवियत यूनियन का कोलैप्स आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो एक युग के अंत और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देती है। सोवियत यूनियन के पतन के कारणों के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझकर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के महत्व के बारे में बहुमूल्य इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। सोवियत का अनुभव पॉलिटिकल रिप्रेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और बदलते हुए वर्ल्ड के साथ अडेप्ट करने में विफलता के खतरों के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे हम 21वीं सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं,
सोवियत कोलैप्स के सबक पहले से कहीं अधिक रेलेवेंट हैं। अतीत से सीखकर हम सभी के लिए एक अधिक पीसफुल, प्रॉस्परस और जस्ट वर्ल्ड बनाने का प्रयास कर सकते हैं।